नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं अपनी 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो अभी तक इस अध्याय में हमने क्या क्या समझा है? हमने सबसे पहले समझा विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है और विनिर्माण उद्योगों का हम अलग अलग आधार पर कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर हमने कुछ कुछ महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योगों के बारे में बेसिक बातें समझी, जिसमें हमने वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग और चीनी उद्योग के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ खनिज आधारित उद्योगों के बारे में बेसिक बातें समझी, जिसमें हमने लोहा तथा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, मोटर वाहन उद्योग और सूचना तथा प्रौद्योगिकी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में बेसिक बातें समझी। आज के इस चौथे भाग में हमें समझना है कि इन औद्योगिक प्रक्रियाओं की वजह से पर्यावरण में कौन कौन से अलग अलग प्रदूषण होते हैं और पर्यावरण का निम्नीकरण कैसे होता है। साथ ही यह भी देखना है कि उद्योगों से होने वाले पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं इन औद्योगिक प्रक्रियाओं की वजह से कौन से अलग अलग प्रकार के प्रदूषण हमें देखने को मिलते हैं। उद्योगों में जो भी काम होता है, जो भी विनिर्माण की प्रक्रिया होती है, उससे अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, धुआं और अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण होता है, भाई इन औद्योगिक प्रक्रियाओं की वजह से बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है, बहुत जहरीला धुआं निकलता है और इन जहरीले धुएं और गैसों की वजह से वातावरण में जो वायु होती है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ऐसे ही इन औद्योगिक प्रक्रियाओं की वजह से बहुत सारे केमिकल और अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिनको आसपास की नदियों में, झीलों में, तालाबों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ऐसे ही इन औद्योगिक प्रक्रियाओं में बहुत सारी मशीनें चलती है, जोर जोर से जो आवाजें करती है और इन आवाजों की वजह से बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। साथ ही इन उद्योगों से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ और केमिकल, रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जिनको आसपास की भूमि पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो कि समय के साथ इस भूमि को भी प्रदूषित करते हैं, भूमि की गुणवत्ता को कम करते हैं, जिसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो इन औद्योगिक प्रक्रियाओं की वजह से, इन प्रोसेस की वजह से अलग अलग प्रकार के पर्यावरण में प्रदूषण देखने को मिलते हैं। तो ये जो उद्योग है वो भारत की अर्थव्यवस्था के बहुत तेजी से वृद्धि और विकास में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, लेकिन साथ में ये बहुत सारी समस्याएं भी पैदा करते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार के प्रदूषण और पर्यावरण का निम्नीकरण। तो उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये कुछ समस्याओं के लिए भी उत्तरदायी है, जैसे अलग अलग प्रकार के प्रदूषण और पर्यावरण का निम्नीकरण। तो कौन कौन से प्रदूषण इन औद्योगिक प्रक्रियाओं की वजह से होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। एक एक करके इन चारों प्रदूषणों के प्रकार में बेसिक बातें समझते हैं। सबसे पहले है वायु प्रदूषण, मतलब वायुमंडल में, वायु में अनचाही गैसों और धूलों की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति कहां पर? वायुमंडल में, उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन गैसों की वजह से बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। साथ ही वायुमंडल में कुछ निलंबित कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो इनमें कुछ ठोस पदार्थ भी होते हैं और कुछ द्रव्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि धूल हो गया, स्प्रे हो गया, कुआसा हो गया, धुआं हो गया, और ये भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। धुआं जो है वो मुख्य रूप से बहुत सारे उद्योगों में लगता है, लेकिन मुख्य रूप से जो रसायन और कागज उद्योग है, ईंट के भट्टे हैं, तेल शोधनशालाएं हैं यानी कि रिफाइनरी है, प्रगलन उद्योग है, जीवाश्म ईंधन का दहन है, उनसे बड़ी मात्रा में ये धुएं का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बड़ी मात्रा में होता है। ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है। ये जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है और जीवों के अंश लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर दबने की वजह से बनते हैं, तो ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन का जब हम उपयोग करते हैं, इनको जब जलाते हैं, तो बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है और उस धुएं की वजह से बड़ी मात्रा में वायु का प्रदूषण होता है। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक और दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। तो उद्योगों से जो जहरीली गैसें निकलती है, उसकी वजह से बहुत भयानक प्रभाव होते हैं और बहुत लंबे समय के लिए प्रभाव रहते हैं
और इसका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर देखा जा सकता है कि मानवों में श्वसन की समस्या हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में भी श्वसन की समस्या हमें देखने को मिलती है। पशुओं पर, पेड़ पौधों पर, इमारतों पर और पूरे पर्यावरण पर वायु प्रदूषण का नेगेटिव इफेक्ट, दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। दूसरे प्रकार का प्रदूषण है जल प्रदूषण, मतलब जल की गुणवत्ता में कमी आना, मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ और रासायनिक पदार्थ इनमें डाल दिए जाते हैं बिना साफ किए ही, उसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। तो उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने की वजह से या अलग अलग जलीय निकाय में छोड़ने की वजह से जल प्रदूषण होता है। तो प्रमुख रूप से वो कौन कौन से उद्योग है जिसकी वजह से जल प्रदूषण बड़ी मात्रा में होता है? कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, लुगदी उद्योग, रसायन उद्योग, वस्त्र और रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, इनकी वजह से बड़ी मात्रा में जल प्रदूषण होता है। ये उद्योग अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों और रासायनिक पदार्थों को आसपास के जल निकायों में, तालाबों में, झीलों में, नदियों में छोड़ देते हैं। जैसे कि रंग बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं, अपमार्जक, अमल, अलग अलग प्रकार के लवण, भारी भारी धातुएं जैसे कि सीसा है, पारा है, ये अलग अलग उद्योगों से अलग अलग प्रकार के जल निकायों में छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में जल प्रदूषण होता है। भारत में यदि बात की जाए कि प्रमुख रूप से कौन कौन से ठोस अपशिष्ट है जो कि जल प्रदूषण और साथ ही भूमि का निम्नीकरण, भूमि प्रदूषण भी करते हैं, तो उसमें नाम आएगा फ्लाई ऐश का, फॉस्फोजिप्सम का, लोहा इस्पात से निकलने वाली जो अशुद्धियां हैं, वो भारत में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ठोस अपशिष्ट है। जल प्रदूषण के साथ ही एक आता है जल का तापीय प्रदूषण। इसका मतलब क्या होता है भाई? उद्योगों में अलग अलग औद्योगिक क्रियाओं को करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। जब ये उद्योग ठंडे जल का इस्तेमाल करते हैं अपने औद्योगिक क्रियाओं को करने के लिए, तो औद्योगिक क्रियाओं को करने के बाद ये पानी गर्म हो जाता है। तो ये उद्योग क्या करते हैं? उस गर्म पानी को बिना ठंडा किए ही आसपास के जल निकायों में, यानी कि झीलों में, तालाबों में, नदियों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन झीलों, तालाबों और नदियों का पानी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, जो कि उसमें रहने वाले जलीय जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए और पूरे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान करता है। तो उसे कहा जाता है जल का तापीय प्रदूषण। तो गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिए जाने के कारण जल का तापीय प्रदूषण होता है। प्रमुख रूप से ये जो गर्म जल है वो अलग अलग प्रकार के कारखानों से और तापघर से निकलता है। ये तापघर क्या होता है? तापघर जहां पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और मुख्य रूप से कोयले का उपयोग करके बिजली पैदा की जाती है, वो तापघर होते हैं। तो यहां पर बड़ी मात्रा में ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडे पानी औद्योगिक क्रिया की वजह से गर्म हो जाता है और इस गर्म पानी को ऐसे ही तालाबों, नदियों, झीलों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल का तापीय प्रदूषण बड़ी मात्रा में होता है। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों के अपशिष्ट से बहुत सारी बीमारियां होती है जब इनका पानी बिना ठंडा किए ही आसपास के नदियों, झीलों, तालाबों में डाल दिया जाता है। साथ ही इनके जो रासायनिक पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो बहुत हानिकारक पदार्थ है, वो भी ऐसे ही जल निकायों में छोड़ दिए जाने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि कैंसर है, जन्मजात विकार हो जाते हैं बच्चों में, अकाल प्रसव पीड़ा हो जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तीसरा प्रदूषण का प्रकार है भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण का मतलब क्या है कि अपनी जमीन पर, अपनी मृदा पर, अपनी मिट्टी पर कुछ रासायनिक पदार्थों का डल जाना, कुछ अपशिष्ट पदार्थों का डल जाना, जिसकी वजह से अपनी भूमि और मृदा धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खोती जाती है, उसका उपजाऊपन कम होता जाता है, उसे कहा जाता है भूमि प्रदूषण। तो ये जो भूमि प्रदूषण है और जल प्रदूषण है, ये आपस में बहुत घनिष्ठ तरीके से संबंधित है। मतलब भूमि प्रदूषण होता है तो फिर मुख्य रूप से जो भौम जल है, भूमि के अंदर का पानी है, वो भी बड़ी मात्रा में प्रदूषित होता है। तो कूड़ा कचरा डालने से मृदा अनुपजाऊ होती है, मृदा अपनी गुणवत्ता खोती जाती है, जैसे कि कांच डालने से, हानिकारक रसायन डालने से, औद्योगिक बहाव की वजह से, पैकिंग सामग्री को ऐसे ही डाल देने की वजह से धीरे धीरे भूमि और मृदा अपना उपजाऊपन, अपनी गुणवत्ता खोती जाती है। और वर्षा जल के साथ साथ ये प्रदूषक जो है वो जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। तो जब भूमि के ऊपर ऐसे रासायनिक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो पड़े हुए होते हैं, और जब बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ ये जो प्रदूषक तत्व है, जो रसायन है, वो धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर जाएंगे और जमीन के अंदर का जो पानी है, जिसे हम भौम जल कहते हैं, उसको भी बड़ी मात्रा में प्रदूषित करते हैं। तो इस प्रकार भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण एक दूसरे से बहुत मजबूती से संबंध रखता है। चौथा प्रदूषण का प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मतलब कि अपने इंसानों की सुनने की जो क्षमता है उससे बहुत ज्यादा तेजी से ध्वनि का
होना, या जिसे हम अनचाही ध्वनि भी कह सकते हैं। तो इसकी वजह से उत्तेजना होती है, गुस्सा आता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है, ये मुख्य रूप से कौन कौन से क्रियाकलाप, कौन कौन से औद्योगिक कार्यों की वजह से होता है? उद्योगों में जो मशीन चलती है, जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य होता है उसमें जो मशीनरी चलती है, इसके अलावा कारखानों में जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं, जनरेटर जो होते हैं, लकड़ी चीरने के कारखानों से बहुत तेज तेज आवाज आती है, विद्युत उपकरणों से जो ड्रिलिंग का काम किया जाता है उससे बड़ी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसकी वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, गुस्सा ज्यादा बढ़ सकता है, श्रवण अक्षमता भी हो सकती है, मतलब सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है, अन्य शारीरिक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की वजह से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं अपने शरीर पर। तो ये औद्योगिक क्रियाओं की वजह से हमने देखा अलग अलग प्रकार के प्रदूषण और कैसे पर्यावरण का निम्नीकरण होता है। तो पर्यावरण का निम्नीकरण की वजह से मनुष्यों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, इमारतों और पूरे पर्यावरण पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने की हमें जरूरत है, यानी कि पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम करने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा प्रदूषण बड़ी मात्रा में संसाधनों पर दुष्प्रभाव डालता है। यदि बात करें 1 लीटर अपशिष्ट जल की, तो इससे लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। एक तरफ है 8 गुना स्वच्छ जल और उसका 1 गुना ही अपने पास प्रदूषित जल है। तो यदि 1 गुना प्रदूषित जल को हम इस 8 गुना स्वच्छ जल में डाल दे तो ये पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाता है। यानी कि प्रदूषण की छोटी सी समस्या धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। इसीलिए हमें पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकथाम करने की जरूरत है। इसलिए जल संसाधन और पूरे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए स्वच्छ जल के औद्योगिक प्रदूषण को कम करना आवश्यक है। तो इस समस्या को देखते हुए जरूरी है कि हम अपने जल प्रदूषण को, मुख्य रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं की वजह से जो जल प्रदूषण हो रहा है, उसको हम रोक सके, उसको हम कर सके। तो स्वच्छ जल के औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए यहां पर कुछ सुझाव बताए गए हैं कि कैसे औद्योगिक प्रक्रियाओं से जो जल प्रदूषण होता है उसको हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला सुझाव यह दिया गया है कि विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग किया जाए। तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग होता ही होता है, तो उस पानी के उपयोग को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए हमें सोच विचार करना पड़ेगा। कैसे कम कर सकते हैं? पुनः चक्रण के माध्यम से, पुनः उपयोग के माध्यम से। भाई किसी भी औद्योगिक इकाई ने किसी पानी का उपयोग किया, अब ये पानी को छोड़ने से पहले उसको रिसाइकल करें, मतलब उसको साफ करें और वापस उसी पानी को अपने अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं में वापस यूज में ले लें। अगर वापस यूज नहीं ले सकते हैं, पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसको फिर साफ करके ही आसपास के जल निकायों में डालना चाहिए। साथ ही वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, जो कि अलग अलग प्रकार की औद्योगिक प्रक्रियाओं में काम आ सके। नदियों और तालाबों में गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उसका शोधन करना चाहिए। तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में जो गर्म पानी बनता है, ठंडे पानी का इस्तेमाल करने के बाद जो गर्म पानी हो जाता है, उस गर्म पानी को आसपास के जलीय निकाय में डालने से पहले उसका शोधन करें, उसको ठंडा करें, अपशिष्ट पदार्थ है तो उसको साफ करें, उसके बाद ही आसपास के जलीय निकायों में यह पानी डाला जाए ताकि जल प्रदूषण न हो। औद्योगिक अपशिष्टों का उपचार मुख्य रूप से 3 चरणों में किया जाता है। तो ये जो उद्योगों से निकलने वाला कचरा है, जो अपशिष्ट है, उसको मुख्य रूप से हम 3 चरण में साफ कर सकते हैं। पहले चरण में हम प्राथमिक शोधन करते हैं, मुख्य रूप से यांत्रिक साधनों द्वारा, मशीन द्वारा। अपशिष्ट पदार्थों की इसमें छटाई की जाती है, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसको ढका जाता है और तलछट जमाव के द्वारा। फिर दूसरे प्रोसेस में हम द्वितीयक शोधन करते हैं, मुख्य रूप से जैविक प्रक्रियाओं द्वारा, बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से इसका द्वितीयक शोधन किया जाता है और अंत में इसका तृतीयक शोधन किया जाता है, मुख्य रूप से जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। और इसमें अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण भी इसी तृतीयक शोधन के अंतर्गत ही शामिल है। साथ ही उद्योगों द्वारा भौम जल के अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में भौम जल बहुत कम है या फिर सामान्यतः भी उद्योगों द्वारा भौम जल को, यानी कि जमीन के अंदर के पानी को निकाला जाता है, उस पर एक
कंट्रोल तरीके से, नियंत्रित तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि आप इससे ज्यादा भौम जल का निष्कासन नहीं कर सकते या बिल्कुल भी भौम जल का निष्कासन नहीं कर सकते हैं। वायु में हमने देखा कि बहुत सारे निलंबित कण होते हैं, मतलब निलंबित प्रदूषण होता है, तो उसको भी कम किया जा सकता है। जैसे कि कारखानों में हम ऊंची ऊंची चिमनियां लगाएं जिससे कि ये धुआं वायुमंडल से थोड़ा बाहर ही जाए। साथ ही चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण लगाया जा सके, स्क्रबर लगाए जा सके, गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के उपकरण लगाए जा सके। इनके माध्यम से हम वायुमंडल में जो निलंबित प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं। साथ ही कारखानों में हम कोयले की बजाय तेल और गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी ला सकते हैं। कारखानों में कोयले की जगह हम दूसरे पदार्थ जैसे कि तेल है, गैस है, उनका उपयोग ज्यादा करेंगे तो तुलनात्मक रूप से कम धुआं पैदा होगा। मशीनों, उपकरणों और जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है जिससे इनकी ध्वनि ज्यादा तेज न हो और ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। ऐसे मशीनरी का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि ऊर्जा सक्षम हो, मतलब ये कम ऊर्जा में ज्यादा उत्पादकता दे सके, ज्यादा आउटपुट दे सके और साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी कम करे। तो हमें औद्योगिक प्रक्रियाओं में अपने मशीनों को अपग्रेड करने की जरूरत है। साथ ही ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है और कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। जिन औद्योगिक प्रक्रियाओं में बड़ी बड़ी मशीनों का यूज होता है, लगभग हर औद्योगिक प्रक्रियाओं में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां के लोगों को ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। तो वहां के लोगों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए कानों पर शोर नियंत्रण उपयोग का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है जो कि धीरे धीरे ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके। तो यदि हमें सतत पोषणीय विकास करना है तो हमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाना पड़ेगा। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? एक ऐसा विकास जो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखे। तो यदि हमें सतत पोषणीय विकास करना है तो आर्थिक विकास के साथ साथ इन औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा आर्थिक विकास के साथ साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। अब इस संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट उदाहरण को हम देख सकते हैं कि कैसे एक कॉरपोरेशन ने अलग अलग तरीकों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की कोशिशें की है। तो ये एग्जांपल है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह कॉरपोरेशन। तो भारत में ये विद्युत प्रदान करने वाली एक मुख्य निगम के अंतर्गत आता है। बड़ी मात्रा में ये बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन बिजली के उत्पादन के साथ साथ भाई बिजली के उत्पादन में बहुत सारा कोयला उपयोग में आता है यदि हम तापीय रूप से बिजली का उत्पादन करें तो। लेकिन इसने बहुत सारी चीजों को अपनाया है पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए। इसके लिए इसे पर्यावरण प्रबंधन तंत्र यानी कि EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। तो कैसे एनटीपीसी ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अलग अलग चीजें अपनाई है? भाई ये निगम जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण और अलग अलग प्रकार के संसाधन जैसे कि जल है, खनिज तेल है, गैस है, ईंधन है, इनकी संरक्षण नीति का हिमायती है और इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। तो ये पर्यावरण की रक्षा के लिए, संसाधनों का संरक्षण करने के लिए उसी हिसाब से ही अपने जो उद्योग है, अपनी जो औद्योगिक इकाइयां है, उसकी स्थापना करता है। तो ये कौन कौन से उपाय अपनाता है? ये आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करके इस प्रकार से पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करता है। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी पर आधारित संयंत्र लगाता है और साथ ही ऑलरेडी इसके पास जो उपकरण है, ऑलरेडी इसके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसका धीरे धीरे वो सुधार करता रहता है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा न हो। साथ ही अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन हो। इससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं इसको या तो वो दोबारा यूज करता है या प्रथम मर्तबा ये कोशिश करता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं वो कम से कम निकले। तो कोयले के उपयोग से ये जब बिजली पैदा करते हैं तो बड़ी मात्रा में राख का उत्पादन होता है। तो ये राख का इस्तेमाल अधिकतम करके अपने अंदर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन करता है। साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा भी करता है। तो इन्होंने जहां पर भी औद्योगिक इकाइयां बनाई है, ये जो तापघर बनाए हैं, वहां पर हरित क्षेत्रों का बहुत ज्यादा विकास किया है और साथ ही हरित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी कोशिशें करता है।
साथ ही ये अलग अलग प्रकार की चीजें भी करता है पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के लिए, जैसे कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन करता है, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण करता है, राख संग्रह प्रबंधन करता है। इसके साथ ही सभी ऊर्जा संयंत्रों का ये पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटरिंग करता है और समय समय पर समीक्षा करता है, और इसके लिए वो ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करता है। इसकी जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वहां के ये आंकड़े जुटाता रहता है और उन आंकड़ों का प्रबंधन करके ये समय समय पर मॉनिटरिंग करता रहता है, समीक्षा करता रहता है कि कहीं हमारे औद्योगिक इकाइयों से, कहीं हमारे इन तापघरों से ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि कैसे औद्योगिक जो इकाइयां हैं, जो औद्योगिक प्रक्रिया है, उसमें हम अलग अलग चीजें अपनाकर पर्यावरणीय प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो आज के भाग में हमने मुख्य रूप से यह समझा कि अलग अलग औद्योगिक प्रक्रियाओं की वजह से कौन से अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं और उन प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज के भाग में जो भी पढ़ा उसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता कौन से उद्योग है? बोला जा रहा है कि जल प्रदूषण में प्रमुख रूप से कौन से उद्योगों का ज्यादा हाथ है? अ, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, ब, रसायन तथा कागज उद्योग, स, तेल शोधनशालाएं, या द, उपयुक्त सभी। तो हमने देखा था कि वस्त्र तथा रंगाई उद्योग हो या रसायन तथा कागज उद्योग हो, तेल शोधनशाला हो, ये सभी उद्योग जो है वो जल प्रदूषण में बहुत ज्यादा योगदान करते हैं। ऑप्शन नंबर द अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा तापीय प्रदूषण का परिणाम नहीं है? बोला जा रहा है कि तापीय प्रदूषण, जल का जो तापीय प्रदूषण होता है उसकी वजह से कौन सी चीज नहीं होती है? अ कह रहा है पानी का तापमान बढ़ता है, ब कह रहा है जलीय जीवन में व्यवधान आता है, स कह रहा है जलीय पौधों की तेज वृद्धि होती है, या द कह रहा है उपयुक्त सभी। तो हमने देखा था कि तापीय प्रदूषण की वजह से पानी का तापमान बढ़ता है, ये तो होता है, लेकिन हमें यह पूछा है कि कौन सा नहीं होता है। वह कह रहा है जलीय जीवन में व्यवधान होता है। भाई पानी का तापमान एक हद से ज्यादा बढ़ेगा तो जलीय जीवों में व्यवधान पैदा होगा, तो ये तो परिणाम होता है। स कह रहा है कि जलीय पौधों की तेज वृद्धि, नहीं भाई, जलीय पौधों की तेज वृद्धि नहीं होगी बल्कि उनको तो नुकसान होगा, तो जल का तापीय प्रदूषण का यह परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वायु में निलंबित प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? बोला जा रहा है कि वायु में जो निलंबित कण होते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? अ, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर, ब, कारखानों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण का उपयोग करके, या स, अधिक जीवाश्म ईंधन जलाकर, या द, हवाई यातायात बढ़ाकर। तो निलंबित प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं? कारखानों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम वायुमंडल में जो निलंबित प्रदूषण होते हैं उसको कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आज के सेशन में जो भी पढ़ा उसका हमने परीक्षण भी कर लिया है। आशा है आज जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।